Good morning students and my dear friends. Today is 17th of November 2023 Friday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। और आज के मिंट पेपर की ये 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम अप्रॉक्सीमेटली 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, टेस्ला हिट्स इट ऑफ विद इंडियन पार्ट मेकर्स। टेस्ला अपने सोर्स डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी को लेकर के बहुत एग्रेसिवली वर्क कर रही है और रिसेंटली ऐसा इंफॉर्मेशन में आया है कि जो इंडियन ऑटो पार्ट्स मेकर हैं दे आर इमर्जिंग एज प्रेफर्ड ऑटो पार्ट सप्लायर फॉर टेस्ला। तो बेसिकली टेस्ला अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाह रही है चाइना से और उसके लिए इंडिया जो है सबसे प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। हालांकि इंडिया में कई सारे इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स रिलेटेड इश्यूज हैं जिसकी वजह से प्रॉपरली टेस्ला को एंट्री नहीं मिल रही है इंडियन मार्केट में, लेकिन कई सारी स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करते हुए धीरे धीरे टेस्ला इंडियन मार्केट में अपनी एंट्री इंश्योर कर रही है। उसी कंटेक्स्ट में अभी रीसेंट जो पीपल अवेयर हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में, उनके अकॉर्डिंग इंडियन ऑटो पार्ट्स मेकर यानी जो ऐसी इंडियन कंपनीज जो कि छोटे छोटे ऑटो पार्ट्स बनाती हैं, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट बनाती हैं, दे आर इमर्जिंग as a preferred supplier to Tesla। हालांकि अगर टेस्ला के अप्रोच की बात करें तो जो ये यूएस इलेक्ट्रिक कार जायंट है ये हायर प्राइस भी पे करना चाह रहा है चाइना से अपना प्रोडक्शन बेस शिफ्ट करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि हमें टेस्ला के ही केस में देखने को मिला है। पैंडेमिक के बाद से कंपनीज को ये रियलाइज हुआ है कि डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई, इन केस ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी एज वेल एज मार्केट। और टेस्ला भी उसी पर्टिकुलर लाइन में। तो टेस्ला इज नाउ सोर्सिंग अ रेंज ऑफ इंडिया मेड कंपोनेंट फ्रॉम स्मॉल प्लास्टिक पार्ट्स एंड कास्टिंग टू कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल सिस्टम यूज्ड इन ट्रांसमिशन एंड व्हील हब। तो छोटे छोटे पार्ट्स से लेकर के जितने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम हैं उन सारे पार्ट्स तक जो टेस्ला है वो इंडियन ऑटो मेकर्स को एक्सप्लोर कर रही है। और जो इंडस्ट्री डेटा है जो मिंट ने एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग Indian firms and multinational with manufacturing operations in India have exported parts worth $135 to 150 million to Tesla in 2023। तो 135 से लेकर के 150 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हमें इंडियन लैंड से देखने को मिला टेस्ला में। कब? फाइनेंशियल ईयर या हम बोल सकते हैं 23 कैलेंडर ईयर में। और अगर बड़े बड़े सोर्सेज की बात करें, सम ऑफ द बिगेस्ट वंस आर सोना कॉमस्टार्स जो कि लार्जेस्ट सप्लायर है, इंडियन सप्लायर है टेस्ला के लिए। इसके अलावा ग्रैंड ट्रांसमिशन, टाटा ऑटो कंपोनेंट सिस्टम, CIS इंजीनियरिंग इंडिया, भारत फोर्ज, ये कुछ ऐसे पार्ट मेकर्स हैं जो कि टेस्ला के प्रोमिनेंट सप्लायर्स हैं। और रिसेंट टाइम में इनसे जो एक्सपोर्ट हो रहा है टेस्ला को वो भी इंक्रीज हुआ है। हालांकि कई सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्लोज नहीं करती हैं कंपनी, तो उनकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन एज पर द प्राइमा फेसी इट सीम्स that Tesla is increasing its supplier base in India. So this is all about the key component or key point about Tesla reliance on Indian market. You can just have the glimpse of it. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 1 of Mint paper। RBI ups consumer loans risk weight। तो पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखें, स्पेशली पैंडेमिक के बाद से इंडिया में जो क्रेडिट ने अपटेक किया है उसकी वजह से आरबीआई को बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं, चाहे वो लेंडर रिलेटेड इश्यूज हों, चाहे वो बोरोवर रिलेटेड इश्यूज हों। कि स्पेशली रिटेल लोन्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर छोटे छोटे जो रिटेल बोरोवर्स हैं उनको लेकर के आरबीआई बहुत ज़्यादा कीन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एक डेट ट्रैप की सिचुएशन देखने को मिलती है और ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम में एनपीए के फॉर्म में आता है। तो बहुत टाइम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंसिटाइज कर रही थी लेंडर्स को अगेंस्ट द ऑन गोइंग क्रेडिट बेंच, लेकिन फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने थर्सडे को जो रिस्क वेट है
ऑन कंजप्शन लोन्स स्पेशली क्रेडिट कार्ड एक्सपोजर्स एंड लोन टू नॉन बैंक फाइनेंशियर्स उसको इंक्रीज कर दिया है बाय 25% पॉइंट ईच। यानी इन तीनों सेगमेंट में कंजप्शन लोन, credit card exposure and loan to non-bank financier has been increased by 25 basis points each। और क्यों किया है? आरबीआई का ये मानना है कि जो इससे जो हायर कंजप्शन होगा कैपिटल का, उसकी वजह से प्रॉबेबली हमें जो क्रेडिट सेगमेंट में जो ये एक रैपिड ग्रोथ, क्रेडिट बिंज जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है वो नहीं देखने को मिलेगी या वो स्लो डाउन होगी, क्योंकि रिसेंटली क्रेडिट ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि बैंक्स आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई दैट क्रेडिट ग्रोथ। डिपॉजिट रेट जो है वो उतना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर आप रेगुलर हैं चैनल में तो आपको पता होगा, कई बार हम इस एस्पेक्ट को कवर भी कर चुके हैं कि जो डिपॉजिट रेट है वो इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा जितना तेजी से क्रेडिट ग्रोथ रेट हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से बैंक्स के पास कई बार कैपिटल नहीं हो रहा क्रेडिट ग्रोथ को सेटिस्फाई करने के लिए, क्रेडिट रेट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसीलिए जो बैंक्स हैं वो कई बार अदर मेजर्स भी अडॉप्ट करते हैं। हालांकि ये तो बात रही कि डिपॉजिट रेट और क्रेडिट ग्रोथ रेट में जो डिफरेंस है उसकी, लेकिन इसके अलावा जब अगर लोन एक्सपोजर भी बढ़ेगा बैंक्स का, लेंडर्स का, तो एनपीए होने के चांसेस भी इंक्रीज होंगे फ्यूचर में, जिससे कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो डिटोरिएट हो सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए पिछले कई टाइम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंडर्स को सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहा है अगेंस्ट द ऑनगोइंग क्रेडिट बिंज। और अब चूंकि जो ये 25 बेसिस पॉइंट से रिस्क वेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंक्रीज कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग एक्सपर्ट का कहना है कि जो बोरोवर्स हैं इस तरह के जो लोन्स ले रहे हैं, ऐसे बोरोवर जो कंजप्शन लोन, क्रेडिट कार्ड एक्सपोजर्स और लोन टू नॉन बैंक फाइनेंशियल्स है, इस तरह के जो लोन्स हैं, दे वुड हैव टू शेल आउट more as a lender try to compensate for increase in capital requirement, जिससे कि प्रॉबेबली जो ये ऑन गोइंग क्रेडिट बिंज चल रहा है इसमें हमें थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिलेगा, बिकॉज बोरोवर्स हैव टू शेल आउट मोर। वाई? बिकॉज लेंडर्स यानी बैंक्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे वुड ट्राई टू कॉम्पनसेट फॉर द इंक्रीज इन कैपिटल रिक्वायरमेंट। और ओवरऑल अगर बहुत नटशेल में मैं आपको बताऊं तो सीधी सी बात है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और कॉस्ट ऑफ लेंडिंग जो है वो इंक्रीज होगी आरबीआई के इस डिसीजन के बाद से। इससे क्या होगा? बैंक्स हैं या तो फिर वो अनसिक्योर्ड लोन कम देंगे या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर्ड लोन देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जो अनसिक्योर्ड लोन है उसका वॉल्यूम कम होगा। तो बैंक्स का जो एक्सपोजर है अनसिक्योर्ड लोन का, अनसिक्योरिटाइज लोन का, वो रिड्यूस होगा। तो जो एनपीए का इशू या एनपीए का जो रिस्क है वो आगे आने वाले टाइम में रिड्यूस होगा। और प्रोबेबली आरबीआई का पर्पस भी यही है कि जो स्पेशली जो अनसिक्योर्ड लोन है जहाँ पर कोई जनरली कोलेट्रल नहीं होता, इस तरह के लोन से बैंक्स का, लेंडर्स का एक्सपोजर रिड्यूस किया जाए, जिससे कि फ्यूचर में बैंक्स की जो हेल्थ है, financial health, financial soundness, वो compromise ना हो. So this is going to make the credit costly and definitely will reduce the pace of credit growth rate in Indian market. This is all about year-on-year growth in unsecured bank loan and loan to NBFCs. You can just have the glimpse of it. Definitely ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 1 of Mint paper. SoftBank to sell $154 million shares in Delhivery. तो जापान का जो सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली $144 मिलियन यानी 1250 करोड़ के वर्थ के जो शेयर्स हैं उनको सेल करने जा रहा है. किसमें? डिलीवरी में. जो इन्वेस्टमेंट है सॉफ्ट बैंक का तो उस इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाह रहा है सॉफ्ट बैंक. तो एक ब्लॉक डील के फॉर्म में 1250 करोड़ के वर्थ के जो शेयर्स हैं वो सेल किए जाएंगे. अ टर्म शीट फॉर ट्रांजैक्शन हैज शोड. हालांकि इस अमाउंट की सेलिंग के बाद, इतना शेयर सेल करने के बावजूद भी जो सॉफ्ट बैंक है उसका अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11% का इन्वेस्टमेंट इस नई जो कंपनी है, स्टार्टअप है, इसमें ऑलरेडी बना रहेगा. तो 10 से 11% का शेयर होल्डिंग सॉफ्ट बैंक रखेगा और जो रिमेनिंग है उसको सेल करने का प्रपोजल है. और इसके लिए SVF डोबेल लिमिटेड जो एंटिटी ओन करती है मासायोशी सन लेड सॉफ्ट बैंक, वो अप्रॉक्सीमेटली 31 मिलियन शेयर्स जो हैं वो सेल करेगी विद अ डिस्काउंट ऑफ नॉट मोर देन 2.5%.
और इससे पहले भी सॉफ्ट बैंक जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू अपना कुछ शेयर सेल कर चुकी है, और इसके बाद भी हमें कई बार ये इस पर्टिकुलर स्टार्टअप से सॉफ्ट बैंक का शेयर सेलिंग देखने को मिला। तो फाइनली अब ब्लॉक डील के थ्रू अप्रॉक्सीमेटली 1250 करोड़ का जो शेयर है, वर्थ का शेयर है, वो सॉफ्ट बैंक बेचने जा रही है। और अगर ईयर वाइज पैटर्न में देखें हम तो 2018 में सॉफ्ट बैंक 22% यानी 22% का स्टेक कंपनी में होल्ड करती थी, और जो कि सितंबर 2023 में अप्रॉक्सीमेटली 14.46% हो गया, और आगे भी इसको रिड्यूस करने का ही प्लान है सॉफ्ट बैंक का। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। आरबीआई रेजेस रिस्क वेट फॉर अनसिक्योर्ड लोन। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जिस तरीके से आरबीआई पिछले कई महीनों से बैंक्स और एनबीएफसीज को कॉशन कर रहा है कि जो अनसिक्योर्ड लोन है, स्पेशली पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड जैसे लोन, उसमें अपने एक्सपोजर को बहुत कॉशियसली मॉनिटर करे। तो उस सारे मेजर्स के बाद, इनिशिएटिव्स के बाद, कॉशन के बाद फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनसिक्योर्ड जो लोन्स हैं उनके लिए जो क्रेडिट वेट, जो रिस्क वेट है, उसको इंक्रीज कर दिया है 100% से लेकर के 125%। एंड इन सिंपल टर्म दिस विल मेक अनसिक्योर्ड लोन मोर कॉस्टली। और ये जो नए नॉर्म है ये इमीडिएट इफेक्ट से एप्लीकेबल हो जाएंगे, एंड दीज पर्टिकुलर न्यू नॉर्म्स आर ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर न्यू एज वेल एज द आउटस्टैंडिंग लोन्स, स्पेशली अनसिक्योर्ड लोन। तो ये न्यूज़ हम ऑलरेडी मिनट में कवर कर चुके हैं। दिस इज ऑल अबाउट द डेटा कि अनसिक्योर्ड लोन सितंबर 2022-2003 तक कितने रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, रिटेल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग, अदर पर्सनल लोन। और इसके अलावा आरबीआई ने कई सारे और भी नॉर्म्स टाइट किए हैं बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट को, एक्सपोजर को लेकर के एनपीए की प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 एंड 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ मिंट बिजनेस स्टैंडर्ड। फूड इन्फ्लेशन सोल थ्रेट टू 4% सीपीआई टारगेट आरबीआई रिपोर्ट। तो आरबीआई का एक बुलेटिन पब्लिश हुआ है, उस बुलेटिन में ही ये सारी जितनी भी न्यूज़ हम आरबीआई की आज डिस्कस कर रहे हैं वो उसी बुलेटिन का ही पार्ट है। तो अभी तक हमने रिस्क वेट की बात करी, अब इस न्यूज़ में अब हम सीपीआई या इन्फ्लेशन की बात करेंगे, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्राइमरी मैंडेट है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट, मंथली बुलेटिन या जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो आरबीआई का प्राइमरी मैंडेट है दैट इज टू कंटेन इन्फ्लेशन विद इन द रेंज, और रेंज कितनी 4 ± 2 यानी 2 से लेकर 6 तक की जो सीपीआई की रेंज आरबीआई को मेंटेन करने का मैंडेट है, उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए फूड प्राइसेस जो हैं वो सबसे बड़ा चैलेंज है एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग फूड प्राइसेस इन अपकमिंग क्वार्टर्स may be the biggest challenge and threat to Reserve Bank of India for its commitment to align headline inflation। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो बैंक है, बैंक हेयर मीन्स सेंट्रल बैंक है, वो ऑलरेडी कई सारे एंटिसिपेशन कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अपकमिंग टाइम में जो सीपीआई है, हेडलाइन इन्फ्लेशन है, वो नवंबर और दिसंबर मंथ में भी इंक्रीज हो सकती है। और इसी के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो रीसेंट मेजर्स लिए गए हैं, जो प्रोग्रेस अचीव करी है आरबीआई ने इन्फ्लेशन को कंटेन करने की, स्पेशली सीपीआई इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करने के मेजर्स लिए गए हैं, वो जो प्रोग्रेस अचीव करेगी वो सारी प्रोग्रेस बेकार हो जाएगी, और वो उस प्रोग्रेस में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द अपकमिंग प्राइस हाइक इन केस ऑफ फूड कमोडिटीज। तो आरबीआई ने क्लियरली अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन का जो टारगेट को अचीव करने के लिए जो आरबीआई के पास सबसे बड़ा रिस्क है, या द ओनली रिस्क इज फूड इन्फ्लेशन। और इसका इम्पैक्ट भी देखने को शुरू हो चुका है। जैसे अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट प्राइस जो फूड इन्फ्लेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, अनियन, टोमेटो, सीरियल, पल्सेस, शुगर, ये इनमें अपटिक या इनमें इंक्रीज या फर्मिंग अब भी देखने को मिल रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर में प्रॉबेबली अपटिक रहेगा फूड इन्फ्लेशन में, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने सीपीआई टारगेट अचीव करने में चैलेंज हो सकता है। सो दिस इज कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक और cautious optimism about upcoming food inflation and CPI and headline inflation. You can just have the glimpse of it
इसके अलावा जीडीपी को लेकर जो प्रोजेक्शन है इस रिपोर्ट में वो कहा गया है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो प्रोबेबली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रोजेक्शन से ज़्यादा रहेगी फॉर Q2 और Q3 में भी हमें सेम ट्रेंड देखने को मिलेगा जीडीपी ग्रोथ रेट में। हालांकि जो डिसफ्लेशनरी ट्रेंड है वो अभी भी स्टेडली अनफोल्ड हो रहे हैं और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, ग्लोबल लेवल पर भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला एज पर द आरबीआई रिपोर्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। आउटवर्ड एलआरएस रेमिटेंस रोज 26% इन Q2। तो जो आउटवर्ड रेमिटेंसेज हैं अंडर एलआरएस स्कीम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट इज दिस एलआरएस स्कीम? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ये आरबीआई ने लॉन्च करी थी रिसेंटली और इस स्कीम का पर्पस होता है कि जो रेमिटेंस है, जो रेमिटेंस डिसबर्स किया जाता है, जो रेमिटेंस का ट्रांजैक्शन होता है इनवर्ड आउटवर्ड, उसको प्रमोट किया जाए, उसको स्मूथ किया जाए, उसको फैसिलिटेट किया जाए, डॉक्यूमेंटेशन को रिड्यूस किया जाए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंसेस देखने को मिले। तो इस स्कीम को बोला गया लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो इस स्कीम के तहत अगर हम देखें अप्रैल से लेकर सितंबर क्वार्टर ऑफ 24 यानी फाइनेंशियल ईयर 24 का अप्रैल से लेकर के सितंबर, स्पेशली अगर हम बात करें Q1 और Q2 का डेटा देखें रेमिटेंसेस का। रेमिटेंसेस मीन्स जो कंट्री से बाहर जो हमारा पैसा भेजा जाता है और जो बाहर से इंडिया में जो पैसा आता है, स्पेशली जो सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने घरों में पैसा भेजते हैं और इंडिया में जो एम्प्लॉयड होते हैं वो बाहर पैसा भेजते हैं, तो इसको रेमिटेंसेस हम बोलते हैं। और शायद आपको पता भी होगा कि इंडिया इज वन ऑफ द टॉप कंट्री विच रिसीव द हाईएस्ट रेमिटेंसेस फ्रॉम इट्स डायस्पोरा और एनआरआई। तो उसी रेमिटेंस को लेकर के डेटा है। तो 2 क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर के 2 क्वार्टर, Q1 Q2 में जो रेमिटेंसेज हैं दैट हैव सरपासेस द रेमिटेंसेज इन कॉरस्पॉन्डिंग ईयर एगो। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमें 26% ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ आउटवर्ड रेमिटेंसेस। और रीजन क्या है? जो आउटवर्ड रेमिटेंसेस मीन्स इंडिया से बाहर ज़्यादा पैसा जा रहा है, उसमें ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है थैंक्स टू रोबस्ट ग्रोथ इन इंटरनेशनल ट्रैवल एंड चेंज इन टैक्सेशन रूल। तो टैक्सेशन रूल में कुछ चेंज की वजह से और ट्रैवल में, इंटरनेशनल ट्रैवल और इंटरनेशनल टूर में इंक्रीज होने की वजह से ये जो आउटवर्ड रेमिटेंस है ये इंक्रीज हुआ है। अगर हम आउटवर्ड रेमिटेंस बात करें, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? तो डिपॉजिट्स, purchase of immovable properties, investment in equity debt, gifts, donation, travel, maintenance of close relatives, medical treatment, study abroad and other, ये सारे कंपोनेंट हैं जो आउटवर्ड रेमिटेंसेस में आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली सभी में हमें इंक्रीज पॉजिटिवली देखने को मिला है अगर कुछ कंपोनेंट को हम छोड़ दें। तो फिलहाल के लिए ट्रैवल और टैक्सेशन रूल्स में चेंज की वजह से आउटवर्ड रेमिटेंसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है Q1 और Q2 में इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। IPEF मेंबर नेशंस कंक्लूड नेगोशिएशंस फॉर 2 मोर पिलर। सो कल इंडिया ने सप्लाई चेन पिलर में साइन किया था। इंडिया का जो अदर मेंबर कंट्रीज हैं 14 मेंबर कंट्रीज किसके? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF के जो अदर मेंबर्स हैं उन्होंने कल सप्लाई चेन पिलर पर साइन किया और फाइनली उसके साइनिंग के बाद या उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में साइन होने के बाद हमें जो अदर 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, कौन कौन से? क्लियर इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी। 4 पिलर हैं, हम सभी जानते हैं। एक पिलर पर ऑलरेडी साइन हो चुका है दैट इज सप्लाई चेन पिलर। इसका पर्पस क्या था? सप्लाई चेन रेजिलियंस को इंक्रीज करना। 2 पिलर पर सब्सटैंशियल डिस्कशन हुआ है और कंक्लूडिव पार्ट पर कंट्रीज आ चुके हैं। हालांकि जो पिलर ऑन ट्रेड है वेयर इंडिया इज नॉट पार्टिसिपेटिंग वो अभी भी इनकंक्लूसिव रहा है क्योंकि इंडिया के अपने कुछ रिजर्वेशन है इस पिलर में, जो क्लॉज हैं, प्रोविजंस हैं, उनको लेकर के। तो फिलहाल के लिए इंडिया इस पर्टिकुलर पिलर पर साइन करने को रेडी नहीं है, एग्रीमेंट करने को रेडी नहीं है, डिस्कशन करने को रेडी नहीं है। तो ये पिलर अभी भी इनकंक्लूसिव रहा है। लेकिन जो 2 और पिलर्स हैं क्लियर इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी उस पर कंक्लूजन बन चुका है और इसके लिए जॉइंट स्टेटमेंट जो रिलीज हुआ है आफ्टर IPEF मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन सैन फ्रांसिस्को, उसमें कहा गया जो कंट्रीज हैं, कंट्रीज हेयर मीन्स मेंबर कंट्रीज जो हैं वो नेसेसरी स्टेप्स लेंगे, नेसेसरी मेजर्स लेंगे, डोमेस्टिक कंसल्टेशन करेंगे, लीगल हर्डल्स, लीगल रिव्यूज करेंगे और जो फाइनल टेक्स्ट है 3 प्रपोज्ड एग्रीमेंट्स का जिसमें सप्लाई चेन भी इंक्लूडेड है। 3 कौन से?
सप्लाई चेन, क्लियर इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी। इसका फाइनल एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा, फाइनल रूल्स रेगुलेशंस तैयार किए जाएंगे एंड वंस फाइनलाइज द प्रपोज्ड एग्रीमेंट विल बी सब्जेक्ट टू IPEF पार्टनर्स। तो फाइनली डोमेस्टिक कंसल्टेशन के लिए, डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए, डोमेस्टिक रिव्यू के लिए, मतलब हर कंट्री, हर मेंबर कंट्री अपने अपने देश के लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी अपनी इकोनॉमी के से कंसल्ट करके, एक्सपर्ट से कंसल्ट करके फाइनल रूल्स ड्राफ्ट और इस तरह के फुल फ्लेज एग्रीमेंट प्रिपेयर करेंगे और इसके बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी। तो IPEF क्लीन इकोनॉमी एग्रीमेंट जो कि क्लीन इकोनॉमी सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर के है, उस पर IPEF मेंबर जो हैं वो IPEF मेंबर दे आर एक्टिवली परसुइंग कि किस तरीके से क्लाइमेट के ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएं, नेट जीरो एमिशन इकोनॉमीज मेंटेन करी जाए और इससे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी ग्रोथ भी ना इम्पैक्ट करे, उनका डेवलपमेंट भी ना इम्पैक्ट करे। तो सस्टेनेबल ग्रोथ और सक्सेस सभी पार्टनर मेंबर्स के लिए देखने को मिले, जनरली जो अदर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस या एग्रीमेंट में देखने को नहीं मिलता, जहां पर डेवलपिंग कंट्रीज पर अननेसेसरी रूल्स, अननेसेसरी सैंक्शंस या इम्पोजिशंस जो है वो रूल्स पोस्ट कर देते हैं, कमिटमेंट पोस्ट कर देते हैं, जबकि ग्लोबली अगर हम देखें तो डेवलप कंट्रीज से इकोलॉजी को, इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान हो रहा है इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो फिलहाल के लिए जो ये IPEF फ्रेमवर्क है इसको मोर कॉम्प्रिहेंसिव, फेयर और सभी पार्टनर मेंबर कंट्रीज के लिए सक्सेसफुल और सस्टेनेबल बनाने की बात हो रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, साइबर अटैक, यूको बैंक वांट CBI टू प्रॉब नेचर ऑफ ग्लिच। तो स्टेट ओन्ड बैंक जो है यूको बैंक, उसने CBI को अप्रोच किया है। किस लिए अप्रोच किया है? रिसेंटली यूको में एक अटैम्प्ट देखने को मिला था, साइबर अटैक। तो यूको बैंक का मानना है कि ये हम बोल सकते हैं टेक्निकल ग्लिच कुछ ऑनलाइन बैंकिंग में देखने को मिला था। तो यूको बैंक का मानना है दिस टेक्निकल ग्लिच वाज एक्चुअली द साइबर अटैक, जहां पर लेंडर के डेटा को मैनिपुलेट करने की, डिस्टर्ब करने की, उसकी फंक्शनिंग को कोशिश करी गई थी। स्पेशली IMPS जो सर्विसेज हैं, IMPS सर्विसेज में कुछ ग्लिच देखने को मिला था। उसी को लेकर के बैंक ने CBI से अप्रोच किया कि प्रोबेबली जो ये ग्लिच, टेक्निकल ग्लिच आ रहा था, ये एक्चुअली टेक्निकल ग्लिच नहीं था, ये एक तरह का साइबर अटैक था, ऐसा मानना है यूको बैंक का। और इसीलिए यूको बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने CBI को अप्रोच किया है। तो ये ग्लिच कब आया था? नवंबर 10 से नवंबर 13 के बीच में टेक्निकल ग्लिच देखने को मिला था। इमीडिएट जो पेमेंट सर्विसेज होती हैं IMPS, उसमें देखने को मिला था और ऐसा कहा जा रहा था कि कई सारे जो अकाउंट्स हैं वो उससे इम्पैक्ट हुए थे। हालांकि बैंक अभी भी इस पर्टिकुलर ग्लिच को लेकर के बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं, क्यों ग्लिच जनरेट हुआ, कैसे हुआ, तो इसी वजह से CBI इन्वेस्टिगेशन की मांग करी जा रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, इंडिया लॉस वियतनाम गेन्स एप्पल चाइनीज वेंडर चेंजेस प्लान। तो फाइनली लक्ष्य जो कि एप्पल INC का बिगेस्ट चाइनीज कॉम्पोनेंट है दैट हैज़ फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन वियतनाम। तो जो चाइनीज़ कंपोनेंट है या मतलब चाइनीज़ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है वो फिलहाल इंडिया में इन्वेस्ट करना या इंडिया में एक्सपेंड करना चाह रहा था अपना बिजनेस, लेकिन इंडिया में और चाइना के बीच में जो ये पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, इसकी वजह से इंडिया इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। फाइनली वियतनाम में ये लक्ष्य शेयर जो है वो जा रहा है अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस सेट करने। सो आफ्टर सेवरल फेल्ड अटेम्प्ट टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन इन इंडिया फॉर नियरली 3 years, 3 सालों से ये नेगोशिएशन चल रहा था। लक्ष्य जो कि एप्पल का मेन सप्लायर है फॉर एयरपॉड्स एंड अदर अपकमिंग आईफोन्स, दैट हैज डिसाइडेड टू शिफ्ट इट्स न्यू इन्वेस्टमेंट इन वियतनाम और अप्रॉक्सीमेटली $33 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हमें वियतनाम में इनिशियली देखने को मिलेगा। तो पहले 3 सालों में बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि इंडिया में प्रोडक्शन बेस शिफ्ट हो जाए, लेकिन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जिस तरीके से टेंशन चल रही, फाइनली इंडिया इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे फेल हो गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स फॉर सैलरीड ऑन डिक्लाइन PLFS। तो एक डेटा एनालिसिस करी गई है जहां पर जो रेगुलर वेजेस और सैलरीड एम्प्लॉयड हैं उनके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की स्टडी करी गई है और ये पाया गया कि जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं एज पर द PLFS डेटा, उस सैलरीड इंडिविजुअल्स को जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं वो ईयर बाय ईयर रिड्यूस हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं। अ लार्ज शेयर ऑफ इंडियन सैलरीड क्लास इज नाउ फाइंडिंग इटसेल्फ uncovered by any kind of social
सिक्योरिटी बेनिफिट्स आफ्टर पैंडेमिक, जो कि उन्हें पैंडेमिक से पहले कई सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते थे, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस हो, ये सब बेसिकली कैटेगरी आती है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में। लेकिन ईयर बाय ईयर आफ्टर पैंडेमिक हमें इसमें रिडक्शन देखने को मिल रहा है। एज पर दिस डेटा यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, बहुत ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। आरबीआई नेट सेल $1.5 बिलियन फॉरेन करेंसी इन सितंबर। तो सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकॉर्ड अ नेट टोटल ऑफ $1.5 बिलियन इन फॉरेन करेंसी सेल इन सितंबर। तो सितंबर के मंथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली $1.5 बिलियन की फॉरेन करेंसी सेल करी है। और अगर परचेज की बात है तो आरबीआई हैज परचेज अप्रॉक्सीमेटली $27.8 बिलियन एंड सोल्ड 29.3 बिलियन वर्थ फॉरेन करेंसी इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो जो रिसेंट बुलेटिन आया है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डेटा डिस्क्लोज किया है। एंड डेफिनेटली ये जो भी इंटरवेंशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये इंडियन करेंसी या हम बोल सकते हैं इंडियन रुपी को डेप्रिसिएशन से रोकने के लिए है था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया जीडीपी टू ग्रो 6 to 7.1% ड्यूरिंग 2024 to 2026 S&P। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर ने इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है उसको रोबस्ट बताया है मीडियम टर्म में, और एंटिसिपेट किया है 6 से लेकर के 7.1% का एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल सकता है 2024 से लेकर के 2026 फाइनेंशियल ईयर। तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिश करी है S&P में, उसमें इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ मूवमेंट को कंटिन्यू बताया है और कहा है कि जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है इंडिया का वो स्ट्रांग रहेगा मीडियम टर्म में। 2026 तक अप्रॉक्सीमेटली 7.1% का जीडीपी ग्रोथ रेट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कई सारे और भी प्रोजेक्शन किए हैं S&P ने कि जो बैड लोन है वो डिक्लाइन करेगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्जिनली राइज करेगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोग्रेस करेंगी, एक्सटर्नल डिमांड इंटरनल डिमांड दोनों मेंटेन रहेगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नीदरलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया ड्राइव इंडियाज एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट का डेटा है तो अमंग टॉप 10 इंडियन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कंट्रीज, जो इंडिया के टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कंट्रीज हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, उनका अगर डेटा देखें तो नीदरलैंड, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के जो एक्सपोर्ट डेटा है, जो एक्सपोर्ट है अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक का जो एक्सपोर्ट डेटा है उसको ड्राइव किया। 2024 का अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक का एक्सपोर्ट डेटा देखने पर पता चल रहा है कि 3 कंट्रीज ने इंडिया के एक्सपोर्ट को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है, वाइल एक्सपोर्ट टू मोस्ट अदर कंट्रीज रिमेन इन नेगेटिव टेरिटरी। तो रिसेंटली कॉमर्स मिनिस्टर ने डेटा रिलीज किया है, उसके अकॉर्डिंग जो अदर टॉप 10 अदर कंट्रीज हैं उनमें हमें एक्सपोर्ट में नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है, एक्सेप्ट दीज 3 कंट्रीज जिन्होंने सिग्निफिकेंटली, जहां पर हमें सिग्निफिकेंटली हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। अब अदर कंट्रीज में क्यों डिक्रीज देखने को मिल रहा है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, रिसेशनरी सिचुएशन चल रही है, वॉर की सिचुएशन चल रही है, इसकी वजह से डिमांड जो है एक्सटर्नल डिमांड वो इंपैक्ट कर रही है। तो शिपमेंट टू चाइना रिमेन म्यूटेड विद 0.8% ग्रोथ रेट इन द वेरी सेम पीरियड। लेकिन इसके अलावा जो अदर इकोनॉमीज हैं वहां पर हमें नेगेटिव ग्रोथ रेट एक्सपोर्ट में देखने को मिला। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस